गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज अनमोल रायका एंड ये जो है यूनिट 17 ऑफ बी एच आई सी 133 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जो मुगल पीरियड की आर्किटेक्चर है उसके बारे में पढ़ा था और वो वीडियो जो है उसका पार्ट 1 था। यूनिट 17 में मैंने कहा था दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक मुगल आर्किटेक्चर, एक मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। एंड व्हेन वी कम बैक टू दिस टॉपिक दैट इज मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें भी हमें पूरा मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग को पूरा मुगल रेन के दौरान नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ पढ़ना है कि अकबर के अंडर ये मुगल स्कूल जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ। ऑलराइट। एक्चुअल में मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग में एक बड़ा जो कहते हैं ना अर्ली इन्फ्लुएंस, जैसे यहाँ पे एक सब हेडिंग भी है अर्ली इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये अर्ली इन्फ्लुएंस हुमायूं का भी रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था हुमायूं का। बट सबसे ज्यादा फ्लरिश जो किया है मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग वो अकबर के दौरान किया है। ठीक है, तो हमें बेसिकली अकबर करना है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से मैं बहुत ही ज्यादा अपने कंटेंट को ले रहा हूं, अपने कंटेंट को फिल्टर कर रहा हूं मैं प्रीवियस ईयर के थ्रू। तो प्रीवियस ईयर में मुझे मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग अंडर अकबर ही इंपॉर्टेंट दिखाई दिया। ठीक है, उन्होंने थ्रू आउट मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग का क्या सीन रहा वो नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा गया है कि अकबर के दौरान ये कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, अब जिनको मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग से ये लग रहा है कि दैट इट इज सम काइंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। मुगल स्कूल एक्चुअल में कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि ये जो है ये एक डिस्टिंक्टिव आर्ट फॉर्म है। ऑलराइट, कि पहले इंडिया में कुछ अलग आर्ट का एक स्टाइल चलता था, एक अलग टाइप की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। बट जब मुगल्स आए इंडिया में, ठीक है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम बाबर, बाबर से ही ये बदलाव देखने को मिल गया था कि मिनिएचर पेंटिंग्स जो है वो इंट्रोड्यूस होने लग गई थी। और ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं ये पर्शियन स्टाइल का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। और इस मिनिएचर पेंटिंग में आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया की विविडनेस जो है, जो डाइवर्सिटी है, वो एड ऑन हुई थी। तो ये एक ब्लेंड था, ठीक है, ऑफ व्हाट वी कैन सी इज पर्शियन इन्फ्लुएंस ऑन इंडिजीनियस इंडियन स्टाइल। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में भी जैसा कि आप पढ़ेंगे, ये सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दो बातें कही गई हैं। सबसे पहला तो हमने बताया है कि मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो एक नए डिस्टिंक्टिव आर्ट फॉर्म में उभरा ड्यूरिंग एम्परर अकबर। ठीक है, एम्परर अकबर के दौरान, उसके कार्यकाल के दौरान ये जो है एक नया एक आर्ट फॉर्म उभर के आया था। पहली चीज ये आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। दूसरी चीज आप बताओगे कि अकबर के पेट्रोनेज, अकबर्स पेट्रोनेज, देखो इस वर्ड देखे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, हमें हमारे टॉपिक से 400 वर्ड्स निकालने, क्योंकि पेपर में 400 वर्ड्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 400 वर्ड्स में तुम्हें आंसर एक्सप्लेन करना है। तो हमें कुछ वर्ड्स खास तौर से ध्यान रखने हैं। अगर वो हमारे आंसर में हुए तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, जो आंसर को रीड कर रहा होगा उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इस बंदे ने बुक पढ़ रखी है। ठीक है, सो हमें खास ध्यान देना है कि हमारा जो आंसर है वो एक इम्पैक्ट डाले रीडर पे। ऑलराइट, तो अकबर्स पेट्रोनेज इस वर्ड का आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अकबर का पेट्रोनेज, पेट्रोनेज मतलब होता है काइंड ऑफ अ सपोर्ट। ठीक है, आप सपोर्ट कर रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूशन को या किसी भी आर्ट फॉर्म को। ठीक है, तो अकबर ने बहुत सपोर्ट किया था और अकबर के सपोर्ट की ही वजह से ये इतना डेवलप करा, इतना फ्लरिश कर पाया ये आर्ट कल्चर। कौन सा आर्ट कल्चर? मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, और ये मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग बेसिकली था क्या? एक ब्लेंड था पर्शियन इन्फ्लुएंस का ऑन इंडिजीनियस इंडियन स्टाइल। ठीक है, जिसकी वजह से काफी यूनिक और वाइब्रेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग उभर के आया। ऑलराइट, सो बेसिकली इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ दो बातें कहनी है। पहला कि सबसे ज्यादा एक नए फॉर्म में, एक नए डिस्टिंक्टिव फॉर्म में एम्परर अकबर के दौरान ये मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो आया था। उसके अलावा आप बताओगे कि अकबर के पेट्रोनेज के अंडर ही ये इतना डेवलप और फ्लरिश कर पाया, जो कि क्या था मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग? एक यूनिक ब्लेंड था इंडिजीनियस इंडियन स्टाइल का, जिसपे पर्शियन इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर इंट्रोडक्शन। ये दो तीन बातें कह देना
उसके बाद नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अर्ली इन्फ्लुएंसेस। तो देखो अकबर के दौरान क्या डेवलप हुआ उसे जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले इसका बैकग्राउंड क्या था, शुरुआत में क्या क्या इन्फ्लुएंसेस रहे होंगे इस पे। तो शुरुआत में जब अकबर आया उससे पहले हुमायूं थे, है ना। हुमायूं के साथ जब हुमायूं एग्जाइल से आए, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन भी है, पर्शियन आर्टिस्ट हु अकम्पनीड हुमायूं बैक फ्रॉम हिज एग्जाइल, मतलब जब वो एग्जाइल से वापस आए हुमायूं, तो उन्होंने उनके साथ पर्शियन आर्टिस्ट भी आए और उन्होंने मुगल स्टाइल को एक अर्ली फाउंडेशनल, मतलब जैसे बोलते हैं ना फाउंडेशनल इन्फ्लुएंस, मतलब नींव तैयार करी मुगल स्टाइल। ऑलराइट। तो बाबर और हुमायूं के टाइम से ही पर्शियन मिनिएचर का जो ट्रेडिशन है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है। सेकेंड चीज आप डालोगे कि अर्ली इन्फ्लुएंस में आप देखोगे मिनिएचर तो इंट्रोड्यूस हुए ही हुए थे, उसके अलावा इंडिजीनियस एलिमेंट्स भी थे। अब ये इंडिजीनियस एलिमेंट्स क्या है, जो इंडिया में ऑलरेडी आर्ट कल्चर में ऑलरेडी पॉपुलर ऑलरेडी फेमस थे। ठीक है। तो इसका एक फ्यूजन देखने को मिलता है हमें मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग में। फ्यूजन क्या है, बेसिकली दोनों का मिक्सचर। ठीक है। तो अकबर विजन वॉज टू अमालगमेट पर्शियन स्टाइल विद रिच इंडिजीनियस आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। अकबर का विजन क्या था, उसने बोला कि भाई पर्शियन स्टाइल और रिच जो इंडिजीनियस आर्टिस्टिक ट्रेडिशन है उसको रिच इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें काफी वेराइटी थी, काफी विविडनेस थी, काफी डाइवर्सिटी थी। तो उसको अमालगमेट मतलब एक तरीके से काइंड ऑफ एड ऑन कर दिया पर्शियन स्टाइल में। ठीक है। और इस फ्यूजन से हमें काफी नए, काफी डिस्टिंक्टिव स्टाइल देखने को मिला इंडियन आर्ट। ठीक है। तो अर्ली इन्फ्लुएंस भी इजी था, पर्शियन बैकग्राउंड आया और उसका ब्लेंड मिला हमें किसके साथ, इंडिजीनियस एलिमेंट्स के साथ। अब ये ऑलरेडी मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग के अर्ली इन्फ्लुएंसेस में ये है कि पर्शियन और इंडियन का मिक्सचर अकबर से पहले ही होने लग गया था, हुमायूं के टाइम पे ही। ठीक है। बस अकबर ने इसको और ज्यादा सपोर्ट किया, एंकरेज किया था इसको। अब उसने एंकरेज कैसे किया, इसको एस्टेब्लिश कैसे करा, इसको डेवलप कैसे करा, ये हमारी थर्ड सब हेडिंग है। अब एस्टेब्लिश उसने ऐसे करा, उसने ना एक तस्वीर खाना बनाया। तस्वीर खाना इज रॉयल एटलियर। ठीक है। अब रॉयल एटलियर क्या है, एक तस्वीर खाना है, यानी कि वहां पे क्या है, बहुत सारे आर्टिस्ट मिलकर कोलैबोरेटिव वर्क जिसे बोलते हैं ना, कि यानी कि मिलके करेंगे, दो तीन आर्टिस्ट जिनका डिफरेंट अपना स्टाइल है, डिफरेंट तरीके की उनकी आर्ट है, वो मिलकर वेरियस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट पे मिलके काम कर रहे हैं। अब इससे क्या है, इससे हमें बहुत ही ज्यादा एक अच्छा आर्ट देखने को मिलेगा क्योंकि उसमें विविडनेस होगी, अलग अलग टाइप के जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो मिलकर कोई पेंटिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। ठीक है। और काफी विविड स्टाइल होगा उसका। तो एक तो उसने तस्वीर खाना जिसकी वजह से ये और ज्यादा एंकरेज हुआ था। ठीक है। सेकेंडली मल्टी कल्चरल टीम। अब जैसा कि मैंने कहा रॉयल एटलियर में सारे लोग चाहे लोकल हो चाहे अब्रॉड के हो वो कोलेबरेटिवली काम कर रहे हैं, ये हम पहले पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। अब मल्टी कल्चरल टीम में क्या है, खुद सोचो जब पर्शियन आर्टिस्ट भी वहीं काम कर रहा है, इंडियन आर्टिस्ट भी वहीं काम कर रहा है, इनफैक्ट मैंने आपसे कहा था अकबर के टाइम पे यूरोपियन कल्चर भी इसको इन्फ्लुएंस करने लग गया था, तो यूरोपियन आर्टिस्ट भी आ रहे थे। ठीक है। तो बहुत सारे कल्चर्स का एक मिक्सचर, एक मल्टी कल्चरल टीम मिल गई उसको रॉयल एटलियर में। इंडियन भी थे, पर्शियन भी थे, यूरोपियन भी थे, एंड व्हेन दे केम टुगेदर तो हमें एक काफी यूनिक ब्लेंड ऑफ स्टाइल्स मिलता है। ठीक है। एंड दैट इज मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब यहां से वो अपने पीक पर जाने लगा। ठीक है, अपने जेनिथ पर जाने लगा। ठीक है। अब बात करते हैं उसके की फीचर्स की। ठीक है। फीचर्स क्या है कि मतलब क्या अलग था मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग में, क्या कुछ फीचर्स रहे होंगे उसके। तो देखिए, नरेटिव स्टाइल। नरेटिव स्टाइल मतलब उसकी जो पेंटिंग्स होती थी उस दौरान की, वो कुछ ना कुछ दर्शा रही होती थी, वेदर इट इज कोर्ट हियरिंग्स। ठीक है। कोर्ट के सीन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, हिस्टोरिकल इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, कोई वॉर की पेंटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। उसके अलावा रामायण महाभारत इन एपिक्स के कुछ सीन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो इनमें काफी एक नरेटिव स्टाइल होता था, मतलब हर पेंटिंग अपने बारे में कुछ ना कुछ किस्सा सुना रही होती थी। ठीक है।
अब जैसे ये एक पेंटिंग है, आई थिंक इफ आई कैन जूम इट। ओके। देखो, ये सॉरी, आई एम सॉरी, बट ये जूम नहीं हो पा रही है ज्यादा। नेचुरलिज्म एंड डिटेल। तो पहला तो हमने नरेटिव स्टाइल के बारे में बात कर ली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरलिज्म एंड डिटेल। ठीक है। तो नेचुरलिज्म एंड डिटेल की अगर हम बात करें, तो नेचुरलिज्म मतलब ऑब्वियसली कनेक्टेड टू नेचर। तो आपको इन पेंटिंग्स में फ्लोरा एंड फौना काफी देखने को मिलेगा। फ्लोरा एंड फौना इज बेसिकली, फ्लोरा मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है। उसके अलावा फौना मतलब एनिमल्स या इंसान बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा ह्यूमन एक्सप्रेशंस, जैसे कई पेंटिंग्स आप देखोगे उसमें सिर्फ राजा है, ठीक है, एंड ही इज इन कंफ्यूजन और मे बी ही इज स्टैंडिंग इन अ सुपीरियर पोस्चर, बहुत ही एक करेज के साथ वो खड़ा है, ठीक है। तो काफी लाइफ लाइक होती थी ये जो पेंटिंग्स होती थी, काफी डिटेल ओरिएंटेड होती थी, ठीक है। उसके अलावा आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स। अब इन पेंटिंग्स में क्या है, जैसे इस पेंटिंग में आपको पीछे एक आर्किटेक्चर का एक एग्जांपल दिख रहा है कि ऐसे बड़ा सा एक आर्च होता था, उसके ऊपर देखो यहाँ पे डोम भी है। तो आर्किटेक्चर में हम ये सब डिस्कस कर चुके थे कि आर्च और डोम जो है ये उस टाइम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते थे आर्किटेक्चर के, आर्चेस एंड डोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स भी आपको कई पेंटिंग्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये की फीचर्स थे। पहला क्या है, नरेटिव स्टाइल, कि मतलब कुछ ना कुछ कोर्ट सीन्स हो रहा होता था, या फिर कुछ ना कुछ एपिक से कोई स्टोरी उठा ली, उसके ऊपर पेंटिंग बना दी, ठीक है। कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, उसको उन्होंने दर्शा दिया। फिर नेचुरलिज्म एंड डिटेल, अब डिटेल ओरिएंटेड होते थे और नेचर का काफी एक इम्पैक्ट रहता था इनकी पेंटिंग में। अब पेंटिंग्स में आपको डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ह्यूमन एक्सप्रेशंस पे काफी जोर दिया जाता था कि वो काफी झलकना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि उस वक्त वो बंदा क्या कर रहा है, क्या किस टाइप का सोच रहा है, वो हैप्पी है, वो सैड है, ठीक है, बट ही इज फीलिंग, उसके एक्सप्रेशंस जरूर पेंटिंग में दिखाते थे, ठीक है। एक लाइफ लाइक कंपोजिशन होता था। उसके अलावा आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि उनका ग्रैंड्योर झलकाते थे, ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिकली ये बेसिक की फीचर्स थे, ठीक है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं इस टाइम के। तो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं, वैसे तो और भी होंगे, बट बेसिकली हमें दो के ऊपर बात करनी है। एक तो है हमजानामा और दूसरा है अकबरनामा, ठीक है। अब हमजानामा के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी बातें पता होनी चाहिए, एंड दैट इज कि ये सबसे अर्लीस्ट और मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स में से एक है, ठीक है। और इसमें अमीर या आमिर है, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, बट अमीर या आमिर हमजा हैं, उनके जो है एडवेंचर्स को इस पूरे प्रोजेक्ट में दिखाया गया है। एंड देयर आर अबाउट 1400 पेंटिंग्स, इलस्ट्रेशंस के इस्तेमाल से पूरा एडवेंचर जो है आमिर हमजा का वो दर्शाया गया है। एंड देयर आर अबाउट 1400 पेंटिंग्स, ठीक है, इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। और जिसमें जैसा कि मुगल पेंटिंग का एक स्टाइल रहा है ये, कि न्यूमरस आर्टिस्ट हैं, उनका कोलेबरेटिव एफर्ट है ये हमजानामा, ठीक है। किसी एक पेंटर का नाम नहीं है, किसी एक आर्टिस्ट का नाम इसमें नहीं है, काफी अलग अलग न्यूमरस आर्टिस्ट का इसमें कोलेबोरेशन रहा है। फिर हम बात करते हैं अकबरनामा की। तो अकबरनामा जो है वो एक, जो अकबर के ऊपर ही वो एक प्रोजेक्ट बनाया गया। उसमें अकबर के कोर्ट सीन्स भी हैं, ठीक है, उसके इवेंट्स हैं डेली लाइफ से जो लिए गए हैं, मुगल कोर्ट भी देखने को मिलेगा और एक सिंपल लाइफस्टाइल भी आपको उसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये जो पेंटिंग्स हैं वो हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए भी हैं और डेली लाइफ और कल्चरल भी दिखाती हैं, कल्चर भी दिखाती हैं मुगल एरा का, ठीक है। तो बेसिकली अकबरनामा और हमजानामा के बारे में कुछ कुछ बातें आप लिख सकते हो। हमजानामा के बारे में आप क्या क्या लिखोगे कि वो आमिर हमजा जो है उनके एडवेंचर्स को
ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस के थ्रू डिपिक्ट करता है। एंड सेकेंडली आप उसके बारे में बता सकते हो, देयर आर ओवर 1400 पेंटिंग्स, 1400 से भी ज्यादा पेंटिंग्स हैं, और किसी एक आर्टिस्ट का काम नहीं है वो, न्यूमरस आर्टिस्ट वर इन्वॉल्व, ठीक है, और उनके कोलेबरेटिव काम से, एफर्ट से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। फिर अकबरनामा के बारे में आप बता सकते हो कि वो अकबरनामा जो है अकबर के ही रियल लाइफ से, या क्रॉनिकल ऑफ अकबर्स रायन बोल सकते हो, कि उसमें न्यूमरस इलस्ट्रेशंस हैं जो कि डिपिक्ट कर रही हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो इवेंट्स रहे अकबर की लाइफ के, ठीक है। फिर वो चाहे मुगल कोर्ट सीन्स हो या डेली लाइफ सीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, ये सब अकबरनामा में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हमें बहुत कुछ देखने को, सॉरी, बहुत कुछ जानने को मिलता है इन पेंटिंग से, ठीक है, जो कि अकबरनामा और हमजानामा में है। उसके अलावा अगर हम बात करें इवोल्यूशन की, इवॉल्व हुआ तो कैसे हुआ, क्या इवोल्यूशन हुआ, तो देखो, अगर हम अकबर से पहले की बात, इवोल्यूशन तो हम ऑब्वियसली हम अकबर के टाइम का पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले क्या था, पहले सिर्फ पर्शियन और इंडिजीनियस स्टाइल का ब्लेंड। अकबर के टाइम पे यहाँ पे यूरोपियन का भी आपको एक सपोर्ट, एक कोलेबोरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपने देखा रॉयल एटलियर था, उसमें पर्शियन और इंडियन तो आर्टिस्ट थे ही थे, यूरोपियन आर्टिस्ट भी आने लग गए थे ड्यूरिंग अकबर्स रेन, ठीक है। अब देखो, अकबर ने एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन पे खूब ध्यान दिया, ठीक है, उसने आर्टिस्ट को काफी प्रेज किया, अगर वो अच्छा काम करते थे उनको इनाम भी देता था, और उनको फ्रीडम दे रखी थी कि तुम कुछ एक्सपेरिमेंट करो, कुछ इनोवेशन ला कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूरोपियन मिशनरीज आते हैं इंडिया में, ठीक है, वो एलिमेंट्स ऑफ रेनेसांस आर्ट, अब रेनेसांस आर्ट जो है ये यूरोपियन कल्चर का आर्ट है। रेनेसेंस आर्ट जो है ये यहाँ पे आपको स्पेलिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। रेनेसेंस आर्ट जो है ये यूरोपियन टाइम के जो आर्ट है, यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्ट है, ठीक है, उस टाइम का, उसको बोलते हैं रेनेसेंस आर्ट, ठीक है। तो यूरोपियन मिशनरी जब अपने साथ ये लेकर आए, तो ये इंडियन, ये जो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसमें रेनेसेंस आर्ट का भी इंट्रोडक्शन हो गया था, ठीक है। तो ये एक इनोवेशन लाया था, कौन, अकबर लाया था अपने टाइम पे, ठीक है। उसके अलावा जो रॉयल एटलियर उसने बनाया था, वो सिर्फ यही नहीं था कि सिर्फ पॉपुलर आर्टिस्ट ही वहां पे आएंगे और वही अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, वही कोलेबोरेशन में काम करेंगे, नहीं, एक्चुअल में वो ट्रेनिंग और वर्कशॉप के भी काम आता था, ठीक है। वहां पे कई सारे पेंटर्स जो हैं उन्होंने वहां पे ट्रेनिंग ली है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट के नाम है, बसवन दसवंत एंड केसु दास, जो कि अकबर के पेट्रोनेज, सपोर्ट, अकबर के सपोर्ट से ही वो ट्रेन हुए, और बाद में जाकर वो प्रोमिनेंट फिगर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स बने मुगल आर्ट सीन में, ठीक है। तो इवोल्यूशन भी रहा, ठीक है, कि उसने यूरोपियन कल्चर को इंट्रोड्यूस करा, और लेगेसी ये रही कि उसने और लोगों को भी ट्रेन करा जो कि और बड़े इंपॉर्टेंट मुगल आर्टिस्ट रहे आगे चलकर, ठीक है। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है ना, पूरे कड़ी से कड़ी जोड़ते जाना। सबसे पहले हमने पढ़ा अर्ली इन्फ्लुएंस, अर्ली इन्फ्लुएंस में हम पढ़ेंगे कि हुमायूं, या मतलब अकबर से पहले का टाइम, यानी कि बाबर एंड हुमायूं। तो बाबर एंड हुमायूं अपने साथ साथ, जैसे हुमायूं की हमने बात करी, तो एग्जाइल से जब वो वापस आया तो वो पर्शियन आर्टिस्ट लेके आया, और उन पर्शियन आर्टिस्ट ने फाउंडेशनल इन्फ्लुएंस डाला किस पर, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग में। तो वो पर्शियन बेसिकली लाए क्या थे, मिनिएचर ट्रेडिशन लाए थे अपने साथ साथ, ठीक है। फिर हमने देखा कि इंडिजीनियस स्टाइल को भी ब्लेंड किया गया उस मिनिएचर आर्ट से, ठीक है। तो ये अकबर से पहले ही हो चुका था। फिर बात हमने करी एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट, एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट में हमने बात करी रॉयल एटलियर के एस्टेब्लिशमेंट की, कि उसने एक तस्वीर खाना बनवाया स्पेशल। इससे पता चलता है कि जो अकबर है उसका इंटरेस्ट आर्ट में कितना ज्यादा था, ठीक है, कि उसने एक तस्वीर खाना बनाया, उसने आर्टिस्ट को प्रमोट करा कि तुम यहां आओ, और अपने आर्ट को कोलेबरेशन में थोड़ा सा और एंकरेज करा उसने आर्ट कल्चर को, ठीक है।
कि लोग मिलकर कोलैबोरेटिव वर्क करेंगे, जिससे कुछ नया और बेहतर जो है काम देखने को मिला भी हमें। ठीक है, रॉयल एटलियर की वजह से काफी प्रमोट हुआ आर्ट। ठीक है, फिर हमने देखा मल्टी कल्चरल टीम। अब जब तस्वीर खाना बना, डिफरेंट डिफरेंट लोग आ रहे हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो डिफरेंट कल्चर से लोग आ रहे थे वहां पे पर्शियन लोग भी थे, इंडियन भी थे, एंड इनफैक्ट यूरोपियन भी आने लग गए थे बाद में। ठीक है, यूरोपियन मिशनरीज। ठीक है, फिर हमने देखा, तो ये तो था एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट। फिर हम बात करते हैं की फीचर्स की। तो की फीचर्स में मैंने आपको तीन बातें बताई। एक तो नरेटिव स्टाइल, कि हर पेंटिंग कुछ ना कुछ दर्शा रही होती थी, या फिर तो वो कोर्ट सीन होता था, या फिर कोई हिस्टोरिकल इवेंट होता था, या फिर कोई एपिक जो है वो महाभारत की हो या रामायण की, उसके किसी सीन का जो है डिपिक्शन आपको पेंटिंग्स में देखने को मिल जाता है। तो एक स्टोरी टेलिंग होता था उन पेंटिंग्स में। ठीक है, कुछ ना कुछ दर्शा रहे होते थे, कुछ ना कुछ कहानी कह रहे होते थे उस टाइम की जो पेंटिंग्स हैं। उसके बाद सेकंड हमने देखा कि नेचुरलिज्म नेचर से काफी कनेक्टेड था, डिटेल ओरिएंटेड था। कैसे? उसमें आप देखने को मिलेगा आपको कि ह्यूमन एक्सप्रेशंस पे काफी खास ध्यान दिया गया, कि ह्यूमन एक्सप्रेस, जो भी ह्यूमन है उसके फेस पे क्या एक्सप्रेशन है, इफ ही इज हैप्पी अबाउट द कोर्ट हियरिंग, इफ ही इज सैड अपसेट अबाउट द कोर्ट हियरिंग, वो आपको उस पेंटिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। एक राजा गर्व से खड़ा है, तो वो आपको पेंटिंग में झलक महसूस होगी। ठीक है, उसके अलावा नेचुरलिज्म क्या है? पेंटिंग्स में आपको एनिमल डिफरेंट काइंड के देखने को मिल सकते हैं। फ्लोरा, फ्लोरा दैट इज प्लांट्स एंड फ्लावर्स। तो फ्लावर्स एंड पेंट, वो प्लांट्स का काफी एक एक्सटेंसिव यूज रहा है पेंटिंग्स में। ठीक है, इनफैक्ट जो पेंटिंग्स के बॉर्डर्स होते थे ना, तो वहां पे आपको फ्लोरल पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, और यही चीज आर्किटेक्चर में भी आपको देखने को मिलेगी, फ्लोरल पैटर्न्स की। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमने देखा था कि फीचर्स में ही एक तो हो गया नरेटिव स्टाइल, दूसरा हो गया नेचुरलिज्म एंड डिटेल, थर्ड आता है आर्किटेक्चरल एलिमेंट। अब ये आर्किटेक्चरल एलिमेंट जो है खास तौर से इसलिए डाला जाता था अपना ग्रैंड्योर शेयर शेयर करने के लिए। ग्रैंड्योर मतलब एक तरीके से महानता, कि हम कितने ग्रैंड हैं, है ना? तो उसको शोकेस करते थे इन पेंटिंग्स में। तो आप देखेंगे इस पेंटिंग में, ये जो यहाँ पे है, ये जो है डोम एक बन रहा है, और ये आर्च है नीचे। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चरल एलिमेंट को पेंटिंग में डाला गया। ऑलराइट, मुगल पैलेसेस भी आपको देखने को मिलेंगे पेंटिंग्स में। ठीक है, उसके अलावा फिर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स की। तो अकबरनामा एंड हमजानामा। हमजानामा जो है वो आमिर हमजा जो है उनके एडवेंचर्स का एक कलेक्शन है। उस मतलब एक पेंटिंग्स का कलेक्शन है, जिसमें इलस्ट्रेशंस है किस चीज का? आमिर हमजा के एडवेंचर्स का। ओवर 1400 उसमें पेंटिंग्स हैं, न्यूमरस आर्टिस्ट इन्वॉल्व हैं, और कोलेबरेटिव वर्क है। ठीक है, तो ये कुछ खास ध्यान आप हमजानामा के बारे में खास बातें ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें अकबरनामा की, तो अकबरनामा में ऑब्वियसली क्रॉनिकल्स ऑफ अकबर्स रेन, अकबर के दौरान, अकबर के शासन के दौरान क्या क्या चीजें हुई, इंपॉर्टेंट कोर्ट हियरिंग्स, कोर्ट सीन्स हैं उसमें, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उसमें, उसमें नॉर्मल जो डेली लाइफ है उसको भी डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, तो वो काफी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहा है उस टाइम का। ठीक है, और उससे हमें अकबर के शासनकाल के बारे में बहुत कुछ पता चलता है अकबरनामा से। ठीक है, एंड देन वी कम टू इवोल्यूशन एंड लेगेसी। भाई उसने अपनी क्या लेगेसी क्रिएट करी, क्या इवोल्यूशन लाए? तो इवोल्यूशन में जो आप लिख सकते हो, रेनेसेंस आर्ट का एक एड ऑन देखने को मिलता है। ठीक है, यूरोपियन मिशनरीज अपने साथ साथ वहां का कल्चर भी लेके आए थे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स भी काफी हुई थी, जिसकी वजह से और बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो उभर कर आए थे, बिकॉज ऑफ रॉयल एटलियर। अब रॉयल एटलियर, जैसे कि हमने पहले कहा था, एस्टेब्लिश एंड डेवलपमेंट में तस्वीर खाना बनवाया था अकबर ने आर्ट को प्रमोट करने के लिए। वहां पे डिफरेंट स्टाइल के लोग आते थे। ठीक है, और वो लोग फिर नए लोगों को और सिखाते भी थे वहां पे आर्ट के बारे में। तो इसकी वजह से कई प्रोमिनेंट फिगर्स जो हैं मुगल आर्ट सीन में वो इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे कि बसवन, दसवन एंड केशु दास। ठीक है,
तो ये बेसिक बेसिक आप बातें कह सकते हो। फिर आप इन सब बातों को कंक्लूड कर दोगे कि जो यूनिक ब्लेंड था पर्शियन का इंडियन स्टाइल का, इस सब की वजह से हमें एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही एक नया इवोल्यूशन देखने को मिलता है इसके अंदर, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर। और मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो अकबर के टाइम पे एकदम पीक पे था, अपने जेनिथ पे था। ठीक है, तो ये चीज आप मेंशन कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली आप जो है फिर उसकी एक दो लाइन में तारीफ कर दोगे कि वो गोल्डन एज ऑफ क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस था। ठीक है, और कल्चरल हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहा है मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग का ड्यूरिंग अकबर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। इस टॉपिक में बस इतना ही। हमें बेसिकली 400 शब्द निकालने थे, 400 वर्ड्स निकालने थे अपनी आंसर राइटिंग के लिए, जो कि आई गेस हमने कर दिया है। ठीक है, इतना सब कुछ अगर आप लिखोगे तो आपका एक इम्पैक्ट भी जाएगा। देखो, आंसर राइटिंग में सब हेडिंग्स का मैंने पहले भी बोला था बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सब हेडिंग जरूर डालना ताकि पता चले कि आप क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज, क्योंकि आंसर राइटिंग में इग्नू में मैंने खास तौर से देखा है कि लोग कुछ भी लिखने के चक्कर में पैराग्राफ्स जो हैं उनको बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और सेम ही टॉपिक को बस खींचते जा रहे हैं। तो हमें स्ट्रेच नहीं करना है, हमें डिफरेंट सब हेडिंग्स डालनी है और हमें बताना है कि ये डिफरेंट वेराइटी ऑफ टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं इस टॉपिक के अंदर जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो सब हेडिंग्स का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव टूल होता है ये किसी भी आंसर रीडर के लिए, कि जो भी रीड करता है सब हेडिंग्स देखता है तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके आंसर का। तो आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत ही काम आएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और ये यूनिट 17 हमारे इन दो टॉपिक से कवर हो जाता है। इसके अलावा यूनिट 17 में मैं कुछ डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे हिसाब से पेपर पर्सपेक्टिव से यही इंपॉर्टेंट था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।